सभी मित्रों को नमस्कार। जोगिंदर नमस्कार। पॉल जी पर केंद्रित एकाग्र की इस 13वीं कड़ी में हमारे साथ जाने माने लेखक अतीकुल्लाह जी उपस्थित हैं। सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार आदाब। मित्रों, अतीकुल्लाह जी मूल रूप से शायर हैं, गजलें और नज़में लिखते हैं। साथ ही आलोचना में, सृजनात्मक लेखन में और संपादन में भी इनकी खास दखल है। जोगिंदर पॉल जी के साथ इनका संबंध बेहद घना है, बहुस्तरीय है। उनकी रचनाओं को पसंद करते रहे हैं और उन पर गहन रूप से विचार करते रहे। ऐसे में आज अतीकुल्लाह जी को सुनना सचमुच एक उपयोगी वक्तव्य को सुनना होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि इस वक्तव्य में उनकी रचनाओं पर बात हो, उनकी शख्सियत पर बात हो और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं की भी चर्चा हो जिनमें अदब और वह काल विशेष खास रूप से व्यंजित होता हो। आदरणीय अतीकुल्लाह जी, कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। जी। ओके, आप सबको मेरा सादर नमस्कार, आदाब। आप सबकी मोहब्बत है कि आपने मुझे याद किया और ये बड़ी अच्छी गोष्ठी है जिसमें मैं तो ये समझता हूँ कि ज़बान और साहित्य ये दोनों किसी एक धर्म के मानने वालों की बपूती नहीं होती, बल्कि ये पूरी इंसानियत का सरमाया होता है। इसलिए मैं किसी भी राइटर को, किसी भी ज़बान के राइटर को सिर्फ उसकी ज़बान का राइटर नहीं समझता, बल्कि उसे तमाम ज़बानों का राइटर समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जोगिंदर पाल जी न सिर्फ ये कि उर्दू के, बल्कि वो हिंदी के भी बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं और माना जाना चाहिए। मैं तमाम हिंदी के राइटर्स जो आज के दौर के हैं, और जब भी कोई हिंदी का उर्दू में तर्जुमा देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बल्कि ये कह लीजिए कि एक लालच सा होता है। मैं उसे पढ़ता हूँ, पढ़कर जानने की कोशिश करता हूँ कि हिंदी का अदब किस समत और किस रफ्तार में है और उर्दू का अदब किस रफ्तार में है। जाहिर है कि हमारे पास हिंदी के मैगजीन्स नहीं आते, कम से कम उर्दू के वो मैगजीन्स हम लोगों तक पहुंचते हैं जिनमें हमारी रचनाएं छपती हैं और जो हमें याद करते हैं या हमसे लिखवाते हैं। लेकिन हिंदी के मैगजीन्स जो कि अच्छे माने जाने वाले मैगजीन्स हैं, वो उर्दू के माने जाने वाले लेखकों तक नहीं पहुंचते। हालांकि वो पहुंचाना चाहिए, क्योंकि एक वक्त होता है, एक दौर होता है जब तक कि लेखक बाजार से खरीदता भी है। लेकिन आप जानते हैं कि अच्छे जो मैगजीन्स हैं, जो साहित्यिक मैगजीन्स हैं, जो माने जाने वाले मैगजीन्स हैं, वो हर जगह मिलते भी नहीं हैं। ये तो एक बड़ी एक आयरनिकल सिचुएशन है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं और जहाँ की ये ज़बान हिंदी एक इतनी बड़ी ज़बान है, उसके साहित्य से हम काफ़ी हद तक महरूम रहते हैं। सिर्फ तर्जुमे के ज़रिए हम तक वो पहुँचते हैं। हिंदी वाले या हिंदी के लेखक या राइटर्स आमतौर पर उर्दू नहीं जानते, लेकिन उर्दू के तकरीबन तमाम राइटर्स उर्दू हिंदी जानते हैं, हिंदी ज़बान से वाकिफ़ हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो हिंदी के तर्जुमा भी करें, ट्रांसलेशन भी करें और हिंदी के नए से नए साहित्य को पढ़ सकें। जोगिंदर पाल जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये इत्तेफाक कह लीजिए कि मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा है और कुछ साल तो ऐसे रहे हैं
कि जिसमें हम रात दिन एक साथ थे। मैंने उनको उस वक्त भी देखा था जब वो अफ्रीका से हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में वो इधर उधर सिर्फ ये सोच रहे थे कि मुझे किस जगह किस मुकाम पर जाकर रुक जाना चाहिए। वो हैदराबाद भी गए, औरंगाबाद भी आए, दिल्ली भी उनके सामने था, पंजाब भी उनके सामने था, लेकिन उन्होंने औरंगाबाद को चुना। ये शायद आप जानते होंगे कि औरंगाबाद भी उर्दू का एक बहुत बड़ा और बहुत अहम और बहुत ख़ास सेंटर है, और वहाँ उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू जानने वाले और उर्दू के अदीब, बड़े अच्छे अच्छे अदीब गुजरे हैं, और उर्दू अदब की तारीख में उसका बहुत बड़ा नाम है। जोगेंद्रपाल जी जब यहाँ आए उस वक्त वो एक ऐसा दौर भी था, और वो दौर से मुराद ये है कि आप भी जानते हैं कि ये इस 50 और 60 ईस्वी के बीच में जो सूरत हाल रही है वो प्रगतिशील कवियों की और अदीबों की और साहित्यकारों की के खास चर्चे रहे, और वो उस जमाने में पूरी फजा पर छाए हुए थे। प्रगतिशील तहरीक ने बहुत से नए विचार दिए, समाज को एक नई रोशनी अता की, उसने नए बदलाव के लिए की तरफ तवज्जो दिलाई, और उसके पीछे जो एक फिलॉसफी थी वो मास की फिलॉसफी थी। बावजूद इसके ऐसे यानी तरक्की पसंद अदब या प्रगतिशील अदब को हम सिर्फ एक बारसी फलसफे का स्पोकन नहीं कह सकते, क्योंकि इनके यहाँ भी आर्ट की बड़ी अहमियत थी। इसीलिए बड़े बड़े जो राइटर्स हैं, यानी हम जिसे कह सकते हैं कि सफ़े अव्वल के जो राइटर्स थे, उनकी अपनी आवाज़ थी, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी थी, और वो उनकी ज़बान में वो ताकत थी कि वो दूसरे को मुतासिर कर सके। इसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये भी थी कि वो ट्रेडिशन से होते हुए आए थे, वो ज़बान की ट्रेडिशन जानते थे, वो पर्शियन जानते थे, वो पर्शियन के अलावा उर्दू शेरियात कह लीजिए या उर्दू पोएटिक्स से वाकिफ थे, और वो ज़माना भी वो था जो कि उर्दू के उरूज का ज़माना था, और वो उस ज़माने में उर्दू कारी या ये कह लीजिए उर्दू की रीडरशिप बहुत ज़्यादा थी। इसलिए बहुत ही कम से कम वक्त में उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक 1936 से शुरू होती है, वो बहुत जल्दी में बहुत तेज़ी के साथ पूरी फजा पर छा जाती है। उस ज़माने में जोगेंद्रपाल जी अफ्रीका में थे, और अफ्रीका के जिन इलाकों में थे वहाँ भी गुर्बत का, गरीबी का, एक्सप्लॉयटेशन का वही हाल था जो कि हमारे यहाँ प्रेमचंद की कहानियों में नजर आता है। वो वहाँ भी भुखमरी थी, वहाँ भी बैकवर्डनेस थी, मेंटली बैकवर्डनेस भी थी, वहाँ भी पॉवर्टी थी, और वहाँ भी इसी तरह से बहुत बड़ा फर्क था अमीर और गरीब के बीच में, गोया के एक क्लास स्ट्रगल की सूरत वहाँ भी थी। जोगेंद्रपाल जी ने वहाँ की यानी उस पीरियड में वो चाहते तो अपने रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को कुछ रूमानी बना सकते थे, जैसा कि हमारे यहाँ प्रगतिशील कवियों ने भी किया था और तरक्की पसंद शायरों ने भी किया है, एक रूमानी रंग भी दिया करते थे वो। लेकिन जोगेंद्रपाल जी के यहाँ वो रूमानी रंग नजर नहीं आता, बल्कि उनके यहाँ हकीकत या रियलिटी पूरी सच्चाई के साथ वो बयान करते हैं, लेकिन आर्ट का नुक्ते नज़र उनके सामने रहता है कि कोई चीज़ अगर आर्ट कहलाती है तो वो क्यों तरह आर्ट कहलाती है, क्योंकि वो फन कहलाता है,
کہانی کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ کہانی صرف ایک قصہ بیان کرنے کا فن ہے، بلکہ وہ زندگی کی حقیقتوں کو فن میں ڈھالنے کا فن بھی ہے۔ اسی لیے جوگندر پال جی کے ساتھ جب میری گفتگو ہوتی تھی، اورنگ آباد میں 5-6 سال ان کے قریب رہے، بہت قریب رہا، اور ان کے یہ سمجھ لیجیے کہ جب ان کی فیملی وہاں تھی اس وقت بھی ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں۔ جب ان کی فیملی دہلی آ گئی تو اس وقت وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ پال جی نے اپنے آپ کو کسی گوشے میں نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ بھیڑ کے آدمی تھے۔ وہ دوستوں کے درمیان وقت گزارنا چاہتے تھے اور وقت گزارا انہوں نے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کانشس بھی رہے۔ کوئی ایک لمحہ بھی انہوں نے خالی نہیں چھوڑا۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن وہ قاضی سلیم کے یہاں بیٹھکیں ہوتی تھیں، اور دوسرے تیسرے چوتھے روز کبھی قاضی سلیم نظم سناتے تھے، بشر نواز جی شاعری سناتے تھے، یا پھر ہمارے جوگندر پال اپنا افسانہ لے کر آتے تھے۔ اور صرف یہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ان افسانوں پر اور ان نظموں پر گفتگو اور بات چیت بھی ہوتی تھی۔ اس طرح سے پال صاحب کے ذہن کو سمجھنے میں ہمیں یوں مدد ملی کہ وہ ایک اینالیٹک ان کا اپروچ تھا، اور وہ چیزوں کو بخوبی تمام باریکیوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو ان کا سفر، یعنی ادبی سفر جسے کہتے ہیں، ادبی سفر ایک طرح سے سیدھا نہیں رہا، بلکہ اس میں بہت کئی سنگ میل، کئی مائل سٹون آئے، اور وہ مائل سٹون یہ بتاتے ہیں کہ پال صاحب کہیں بھی رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پال صاحب کی زندگی میں کمفرٹ زون کہیں نہیں آیا، یعنی جہاں آدمی تھک ہار کر تھوڑی سی نیند لے لیتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ پال صاحب مسلسل لکھتے رہے۔ اور جب اورنگ آباد میں تھے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہاں ان کو ایک نئی زندگی ملی۔ اورنگ آباد سے پہلے افریقہ میں جو کچھ لکھا انہوں نے، اس پر جو ایک اثر ترقی پسندی کا اثر بھی ہے، اور ایک طرح سے ان کی کہانی بہت حقائق کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن انہیں جب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت جدیدیت کے چرچے تھے، یعنی ماڈرنٹی پر بحثیں ہو رہی تھی، اور اورنگ آباد ماڈرنٹی کا ایک مرکز بن گیا تھا۔ بلکہ وہاں سے دو رسالے جو نکلے تھے، ایک نئے کلاسیک نام کا مجلہ یا نکالا گیا تھا، قاضی سلیم صاحب نے نکالا تھا، اور خود اس کمیٹی میں جوگندر پال بھی تھے، تو وہ بھی نئے لوگ جو کہ کنٹمپریری تھے، ان کا ایک طرح سے وہ اس زمانے کی اچھی بہترین جو تحریریں ہو سکتی تھی، اس کا اسے ہم ایک انتخاب کہہ سکتے ہیں۔ پھر غبار خاطر نام کا میگزین بھی وہاں سے نکلا، اور وہ اس میں بھی نئے لکھنے والے شامل زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ ترقی پسند تحریک آہستہ آہستہ پہلے دور کے ادیبوں کے جانے کے بعد، ان کی خاموشی کے بعد، یا ان کے لکھنے والوں میں جو ایک طرح سے تیزی تھی، اس تیزی میں کمی آنے کے بعد جو خالی جگہ پیدا ہو رہی تھی، اس کی بھرپائی نئے لوگوں نے کی۔ ظاہر ہے اگر یہ جدیدیت نہ بھی آتی تب بھی تبدیلی تو ہونا تھی۔ تبدیلیاں تو ہمیشہ ادب میں آئی ہیں۔ جب 19 سینچری تک کوئی بڑی تحریکوں کا دور نہیں تھا، تب بھی بڑے بڑے شاعر الگ الگ دور میں بڑے بڑے ادیب اور رائٹرز پیدا ہوتے رہے۔ ان کو کسی تحریک کی اور کسی خاص رجحان کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کے دور میں جب کہ ہم زیادہ
یعنی جب اورنگ آباد کی بات کر رہا ہوں، جب اس پیریڈ میں تبدیلیوں میں تیزی آنا شروع ہوئی تھی. وہ تبدیلیاں جو اس زمانے میں آ رہی تھی وہ ہمارے سماجی سطح پر بھی آ رہی تھی، سیاسی سطح پر بھی آ رہی تھی، اور ہمارے دور کے جو پرابلمس تھی وہ پرابلمس اس وقت حل ہونا مشکل تھا. ظاہر ہے کہ آزادی کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، وہ تمام ایک پیچنگ ورک یا پیوند کاری کا وقت بہت بڑا زمانہ اسے چاہیے. اس لیے اس زمانے میں بھی پرابلمس کا پوری طرح سے سالو ہونا مشکل تھا. جدیدیت کے دور میں یہ ہوا کہ آرٹ کی طرف، یعنی ادیب فن کی طرف رجوع ہوئے، اور یہ سمجھ لیجیے کہ ریئلزم کا وہ کانسیپٹ جو کہ پرگتشیل کویوں کے یہاں نظر آتا ہے، وہ کانسیپٹ اس وجہ سے کمزور پڑ گیا کہ اس میں جو کچھ کہنا تھا، جو بھی پاسبلٹیز تھی، وہ ان کویوں نے اور ان ساہتیکاروں نے ان کو کھنگال لیا تھا. اب ایک نئے محاورے کی ضرورت تھی، ایک نئی زبان کی ضرورت تھی، نئی ٹیکنیکوں کی ضرورت تھی، اور نئے تجربے کی ضرورت تھی، یعنی ایکسپریمنٹس کی ضرورت تھی. وہ ایکسپریمنٹ ہمارے یہاں، جیسا کہ آپ یعنی ہندی میں بھی یہ ہوا اگے جی کے یہاں سے جو شروع ہوا تھا، اس طرح سے ہمارے یہاں 1929 کے آس پاس میرا جی کے ذریعے ایکسپریمنٹس شروع ہوئے. یعنی وہ تجربے جو کہ اس کے بعد دیکھتے دیکھتے پرگتیشیل اس قدر حاوی ہو گئی کہ وہ تجربہ پسندی کی رفتار دھیمی پڑ گئی. لیکن وہ چلتا رہا وہ سلسلہ بھی. وہ ایک صرف تھی، وہ ایک دور تھا کہ جب کہ کچھ لوگ مل کر جنہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی لاہور میں، اور لاہور میں اس کا نام حلقہ ارباب ذوق رکھا تھا. اب وہ ایک تحریک، بڑی تحریک نہیں بن سکا، لیکن اس کا اثر مختلف شاعروں پر، افسانہ نگاروں پر پڑا ضرور، لیکن اس کی رفتار کچھ کم رہی. لیکن جدیدیت کے بعد، ماڈرنٹی کے بعد، جب کہ ہمارے یہاں نئی نسلیں جو کہ مغربی یا ویسٹرن ایجوکیشن سے نکل کر آ رہی تھی، ان کے یہاں آئی ریچرڈس، ٹی ایس ایلیٹ، لیویس اور دوسرے لکھنے والے، اور پھر اس سے پہلے کے آوانگارد جو تھے، یعنی وہ آوانگارد جو بودلیئر ہو یا بیلارمے ہو یا رمبو ہو، یہ سب جتنے بھی تجربہ پسند جو کہ جن کے یہاں ٹیکنیک کی سطح پر بھی، لینگویج کی سطح پر بھی بڑے ایکسپریمنٹس کیے گئے تھے. اور پھر سمبلزم کی ایک تحریک بھی شروع ہوئی، اور پھر وہ سلسلہ جو شروع ہوا کہ اس میں دادائزم اور سریلزم اور امپریشنزم وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی سی اس طرح سے کچھ تحریکیں ہوئی. تو یہ ان سب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت میں یا ماڈرنٹی میں یہ سب ضم ہو گیا کر، اور ماڈرنٹی ایک فیشن بھی بن گئی. اب ظاہر ہے کہ ایکسپریمنٹ کرنے والی جو جنریشن ہوتی ہے وہ اپنی پوری قوت لگا دیتی ہے اس ایکسپریمنٹ میں. جیسے سائنس میں ہوتا ہے کہ بھی سائنٹیفک ایکسپریمنٹ کرتے ہوئے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ پھر کسی ایک سائنسدان نے وہ ایکسپریمنٹ کیا، پچھلے جو ناکام تجربے تھے، ناکام ایکسپریمنٹ سے، ان سے فائدہ اٹھا کر اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اسی طرح سے جدیدیت میں بھی، ماڈرنٹی میں بھی یہ پورا پس منظر جو کہ ایکسپریمنٹس کا پس منظر تھا، وہ تجربے کرنے والی نسلیں جنہوں نے تجربے کا کانسیپٹ دیا تھا، وہ تو تاریخ کا حصہ بن گئی، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے تو اس میں انہوں نے اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا. اس لحاظ سے
जहाँ प्रगतिशील साहित्य ने बहुत कुछ उर्दू को दिया, हिंदी को दिया, इसी तरह से जदीदियत ने भी दिया। और मॉडर्निटी का में जो एक फैशन परस्त लोग आ गए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो फैशन परस्त जो शायर और अदीब, अफसाना निगार और नॉवल निगार, वो उस फैशन परस्ती की वजह से बुझ गए। बहुत जल्द उनका खात्मा हो गया। अगर पॉल साहब क्या देखें तो वो एक तरह से प्रगतिशील दौर और जदीदियत दोनों के बीच में एक कड़ी बन जाते हैं। वही नहीं बल्कि और उनके दूसरे साथी, मसलन उनके साथियों में हम गयास अहमद गद्दी का नाम लें या सुरेंद्र प्रकाश का नाम लें, या फिर उनके अलावा जो कि नए लिखने वाले ही नहीं थे बल्कि प्रगतिशील थे, वो रतन सिंह उनके साथियों में से थे। इन सब के यहाँ जदीदियत का असर भी आया और प्रगतिशील साहित्य का ये कह लीजिए या उस फिक्र का, प्रगतिशील थिंकिंग का, थॉट्स का भी असर था। इस लिहाज से एक तरफ तो ये जो पुरानी नस्ल है, इस नस्ल के यहाँ यानी जो जोगिंद्रपाल वाली जनरेशन है, इसके यहाँ एक ठहराव भी मौजूद है, इनके यहाँ एक धीमापन भी है, इनके यहाँ ऊंची आवाज से परहेज भी है। और इन्होंने भी एक तरह से सच्चाइयां जरूर बयान की हैं, लेकिन उन्होंने सच्चाइयों की हदें कायम नहीं की कि भाई वो पॉवर्टी है तो यही है, यही एक्सप्लॉयटेशन है तो यही सबसे बड़ा मसला है। ये इसके अलावा दूसरे मसले जो कि हमारे अंदर के होते हैं, हमारे इंसान के नेचर के होते हैं, हमारी दाखिली ज़िंदगी के होते हैं, हमारे जहनी तनाव के, जहनी कर्ब के, एंग्विशनेस के, ये सब जो होते हैं, या फिर समाज के बदलते हुए समाज के वो असरात जो हमारे जहन पर कायम होते हैं। जैसे आज के दौर में हम कहते हैं कंज्यूमरिज्म और टेक्नोलॉजी और साइंस की तरक्की और इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादती ने हमारे दिमागों को बोझल बना दिया है। इस तरह से उस टाइम पर भी यही हुआ कि जब जदीदियत का दौर आया तो जदीदियत का एक जदीद सूरत हाल भी थी। वो जदीद सूरत हाल, शहर बढ़ रहे थे, जमीन तंग होती जा रही थी, लोगों को तन्हाई का मसला इसलिए पैदा हो रहा था कि कुंबे और खानदान टूट रहे थे और बहुत जिंदगी बड़े शहरों में जाकर इंसान उस भीड़ में अकेला होता जा रहा था। इसलिए उस जमाने में तन्हाई एक बहुत बड़ा मसला था और आज भी है वो मसला। तो इस लिहाज से तन्हाई का मसला हो या हमारे एंग्विशनेस का मसला हो या हमारे दाखिली तनाव का मसला हो या हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज का मसला हो, ये तमाम प्रॉब्लम्स जो थी ये पहले इस तरह से इनको छेड़ा नहीं गया था। जोगिंद्र पॉल जी की यहाँ शुरू से एक तजर्बा पसंदी या एक्सपेरिमेंट्स का जो शौक है वो शुरू से रहा। यानी हम ये कहें कि उर्दू दुनिया में जहाँ जहाँ जो लिखने वाले हैं वो अपने अपने तौर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि हम इंतज़ार हुसैन का नाम लेते हैं, बहुत बड़ा राइटर है। जैसे कि हम अब्दुल्ला हुसैन का नाम लेते हैं, अब्दुल्ला हुसैन बहुत बड़े राइटर हैं। मुमताज़ मुफ्ती बहुत बड़े राइटर हैं। या हमारे यहाँ भी जिन लोगों ने उस ज़माने में लिखा, मैनरा हो या सुरेंद्र प्रकाश हो या इकबाल मजीद हो या इकबाल मतीन हो, ये लोग भी जो लिख रहे थे, तो इन सब के यहाँ तजर्बा भी है, नई टेक्निकें भी हैं और एम्बिग्यूटी भी है। यानी इस एम्बिग्यूटी को ये कहा जाता है कि ये एम्बिग्यूटी सिर्फ और सिर्फ जदीदियत के जरिए आई थी। दरअसल एम्बिग्यूटी इस वजह से भी आई कि आदमी
अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। वो बिल्कुल वो एक चौराहे पर था और कोई समतें नजर नहीं आ रही थी कि किस समत में उसे जाना है। जैसे कि आज के पीरियड में भी यही है कि हम खुद बहुत समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किस तरफ को जाना चाहिए, हमारा रुख किधर होना चाहिए। और ये रुख उस जमाने से शुरू हो गया था कि हमारे रुख को, जैसे बेंजामिन भी कहता है कि हमारे रुखों को, या ग्रामची भी कहता है कि हमारे रुखों को डिटरमिनेट करने के लिए पॉलिटिक्स बहुत बड़ा हाथ होता है। जाहिर है कि हमारे दौर में पूरी आप दुनिया में देख लीजिए, पॉलिटिक्स की वजह से कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क अमन व अमान में नहीं है। इसलिए एक इंटरनेशनल फिनोमिना है कि जिसमें हम हैं। इसलिए ये इस फिनोमिना से हम इसलिए नहीं बच सकते कि ये इंटरनेशनल फिनोमिना है। अगर कोई बहुत दूर यूक्रेन में कुछ होता है तो उसका असर हमारे यहाँ की जिंदगी पर भी पड़ेगा, ये तय है। इस लिहाज से जदीदियत के पीरियड में जो बहुत बड़ी तब्दीलियां अमल में आ रही थी कि गांव खाली हो रहे थे और शहर भरते जा रहे थे, शहरों की ज़मीनें तंग होती जा रही थी, और तालीमी तौर पर जब हमारी नई नस्लें पढ़कर निकल रही थी तो उन्हें फॉरेन जाना पड़ रहा था या हिंदुस्तान के उन शहरों में जाना पड़ रहा था जो कि जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ है। इस लिहाज से इंडस्ट्रीज ने बहुत बड़ा हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर कायम किया। मशीनों ने उस ज़माने में बहुत गहरा असर कायम किया। अगर गौर किया जाए तो पॉल साहब के यहाँ ये एक वाहिद अकेले एक ऐसे फनकार हैं कि जो जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट करते रहे और उससे वो जानते थे कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा तो अपनी आवाज़ क्या है, अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है, या मेरी पहचान क्या है, उस पहचान को बनाना इतना आसान नहीं है। जबकि उस वक्त भी, उससे पहले भी जाहिर है कि बड़े बड़े लिखने वाले जैसे कि राजेंद्र सिंह बेदी थे, या कृष्ण चंद्र थे, या इस्मत चुगताई थी, या उसके बाद जमीला बानो थी, या फिर यह है कि हमारे दौर में दूसरे बाद में लिखने वाले बड़े बड़े लिखने वाले पैदा हुए, तो उसमें इंतजार हुसैन जैसे बड़े लिखने वाले। तो अब सवाल ये उठता है कि जोगिंद्र पॉल के सामने एक मसला ये था कि एक तो पिछली नस्ल है और एक उनकी कंटेम्परेरी नस्ल है। कंटेम्परेरी नस्ल में कुछ लोग एस्टेब्लिश हो गए हैं और पिछली नस्ल के एस्टेब्लिश थे, तो वो एक तरह से वो उसको अबूर करना, उसको तय करना है, उससे हटकर अपनी आवाज बनाना, और जो कंटेम्परेरी एस्टेब्लिश हो गए हैं उनसे हटकर अपनी एक राह बनाना, ये बड़ा मुश्किल काम था। और ये मुश्किल काम इकबाल मजीद के सामने भी रहा, इसलिए वो बार बार अपने आप को तोड़ते रहे, नए नए असालीब इख्तियार करते रहे। पॉल साहब ने जो कि अपने अफसाने हो या उनके नॉवेल, अगर सिर्फ आप अफसानों का तो बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन उनके नावलों को, और नावलों में से भी हम चंद नावलों को अगर देखें, यानी एक मिसाल, हम कोई किताब नहीं लिख रहे हैं बल्कि एक गुफ्तगू कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए कि कोई एक मकाला लिखते हैं, तो हम कुछ चीज़ों को चुन लेते हैं। अब आप जैसे कि अब नादीर जैसा नावल लिखा उन्होंने, अब नादीर उनके जहन में, ये मैंने उनसे सवाल भी किया कि पॉल साहब ये बताइए कि आपका जहन जो है ये इस नादीर जैसा जो कॉन्सेप्ट है ये इसकी तरफ कैसे गया। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मैंने अंधों की जिंदगी
पर नहीं लिखा है वो। मैं हैरान था कि ये जवाब क्या हुआ कि अंधों की जिंदगी, तो उन्होंने अंधों का घर तो बताया ही है। तो कह रहे नहीं, ये मियां ने अंधों का घर, पूरी दुनिया को अंधों का घर बताया है, और ये बताया है कि हम सब आंखें रखने के बावजूद अंधे हैं, और हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कि मक्कार हैं, अंधे हैं, और कहते हैं हमारी आंखें हैं। जैसे कि उसी में बाबा का कैरेक्टर है, जो कि समझ में किसी के आता है कि अंधा है, किसी के जहन में आता है कि अंधा नहीं है। और खुद उस नॉवेल में जो कैरेक्टर्स हैं, ये मोहल्ला के कैरेक्टर है, वो समझ नहीं पाता कि बाबा जो है ये अंधा है कि ये दिखाई देता है इसे। इसलिए उन्होंने बताया कि दरअसल हमारे यहाँ जो भी, यानी ये जो जिंदगी हम झेल रहे हैं, ये अंधों के दरमियान झेल रहे हैं। यहाँ ऐसे लोग भी, सत्फू जैसे लोग भी हैं जो टोकरियां बनाते हैं। यहाँ ऐसे औरतें भी हैं, रोजी जैसी, जो कि जो अंधी है और उसे एक तरह से किसी न किसी तरह वो चाहती है कि घर बस जाए, लेकिन किसी न किसी तरह कोठे पर पहुंच जाती है, और फिर उसे शत्रुघ्न जो है वो एक तरह से एक मोहन नाम का शख्स उसको निजात दिलाता है, और शत्रुघ्न उसका दामन थाम लेता है। अब ये चीजें जो थी अंधों के दरमियान, ये हमारी जिंदगी में भी होता है। बाबा जैसे लोग जो हैं उनके अंदर एम्बिशन बहुत ज्यादा है। वो अंधों का घर का नाखुदा है, वो उन सब का जिम्मेदार है, उसे उन सब का ख्याल रखता है और सबको बराबरी से देखता है। लेकिन जो सिंह है, उसका पिल्ला बार बार भोंकता है तो वो बार बार ही भोंकता है, और यही समझ में नहीं आता दूसरों को कि ये बाबा ही के पीछे क्यों पड़ा रहता है। इसलिए एक तरह से पॉल साहब ने ये बताया है कि एक जानवर ज्यादा हिस्स इसकी बेदार होती है, और वो इंसान की बू सूंघ लेता है कि ये असल में है क्या। इसलिए ये पिल्ला जो कि इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों से ज्यादा वो अपनी हिस्स रखता है। अब दूसरी तरफ कोई भोला है, लेकिन ये एम्बिशंस जो इसकी है बाबा की, वो सबसे अलग है। वो किसी ना किसी तरह राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, और वो बड़े बड़े लीडर्स से उसके ताल्लुकात हो जाते हैं, और वो जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ उसे सियासत के जरिए मिल जाता है। लेकिन किस तरह से मिलता है कि एक अंधा होने के बावजूद वो बड़ी मक्कारियों से काम लेकर वो कहाँ से कहाँ, यानी एक उससे तय कर लिया कि मुझे तरक्की करनी है, और तरक्की का रास्ता किस तरह से निकालना है, तो अंधेपन के बावजूद वो निकालते चला जाता है। अब हम इससे क्या कहेंगे जब पाल साहब ये कहते हैं कि ये अंधों का घर नहीं है, बल्कि दुनिया पूरी अंधों का घर है, और यहाँ ऐसे बाबा जैसे लोग आपको कदम कदम पर मिलेंगे कि जो कि कहीं कोने में छुपे बैठे हैं, और किसी ना किसी तरह से खुशामद के जरिए किसी ना किसी तरह से खुद को बेचकर, किसी न किसी तरह से खुद को बेचकर नहीं, बल्कि ये कहिए गुलाम बनाकर, तो दूसरे की के हुक्म पर चलकर वो किसी न किसी तरह से रास्ता बनाना है। यानी जब तक के आप दरबारदारी नहीं करेंगे, जब तक के आप किसी के कदमों पर अपना सर नहीं रखेंगे, जब तक कि किसी को खुदा तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक कोई आपको तस्लीम नहीं करेगा। यही समाज का सेवा है। तो पॉल साहब ने अंधों के घर में एक आयरॉनिकल सिचुएशन है जो शुरू से आखिर तक कायम है, ये आयरॉनिकल सिचुएशन। और ये आयरॉनिकल सिचुएशन आपको हैरत होगी
कि उनके ज्यादातर तमाम अफसानों में और नावलों में पाई जाती है। सिर्फ नादीद ही में नहीं है, बल्कि नादीद तो बस एक मिसाल है। लेकिन अब ख्वाबरों देखिए, जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे आज़ादी का दौर यानी 1947 को पार करके आज हम 70 साल गुजार चुके हैं, लेकिन आज तक हिजरत का या वो लोग जो कि पाकिस्तान से के उधर से इधर आए थे या इधर से उधर गए थे, तो किस तरह से उनको एक तरह से बड़ी ट्रेजेडीज का सामना करना पड़ा था। आज तो आप हम किताबों में पढ़ते हैं, उन अफसानों में देखते हैं, हम उन औरतों की बदहाली को देखते हैं जिनके साथ किस तरह से ज्यादतियां हुई थी। हम उन लाशों के बारे में सुनते हैं जो कि ट्रेनों में भरी हुई उधर से इधर आती थी, इधर से उधर जाती थी। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं और सुनते आए हैं कि जिनके बच्चे गायब हो गए हैं, जिनके घर की औरतें गायब हो गई हैं और वो आज तक नहीं मिली, कहाँ हैं, किधर हैं। ये तमाम जो अलमनाकियां थी, ये घरों घर की अलमनाकियां थी। तो एक तरह से ये गुजर चुका पीरियड, और बड़े बड़े अफसाने और नावल लिखे गए, और उस समय कहीं ना कहीं ये हिजरत वाली बात भी आई है। अब आप देखिए कि मंटो जैसा सबसे बड़ा अफसाना निगार, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी टेक्निक के एतबार से, अपने फन के एतबार से वो हमारे पूरे हिंदुस्तान की जबानों में हर जबान का अदीब कहलाएगा। वो किसी एक जबान का अदीब नहीं है मंटो। और वो मंटो एक तरह से हम मिसाल दे सकते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह हम तुलसीदास का नाम लेते हैं, जिस तरह से गालिब का नाम लेते हैं, उस तरह से हमें मंटो का नाम लेना पड़ता है कि वो अब सबसे अलग थलग कैसे है और क्यों है। इसी तरह से पॉल साहब का पीरियड इतना बड़ा गुजर गया, उन्होंने भी हिजरत का दुख उठाया है, लेकिन वो पहले से चूंकि जाहिर है कि हिजरत करके और अफ्रीका चले गए, और अफ्रीका में रहने के बाद भी उनके यहाँ ये लालच नहीं आया, जबकि बरतानवी गवर्नमेंट ने आपको ये ऑप्शन दिया था कि आप चाहे वहाँ यूके में रहना चाहते हैं तो आपको वहाँ भी खैर मकदम है, और आप चाहते हैं कि अफ्रीका में केन्या में रहें तो वहाँ भी रह सकते हैं, और आप चाहते हैं हिंदुस्तान में तो वहाँ भी रह सकते हैं। लेकिन पॉल साहब ने हिंदुस्तान को चुना। उन्होंने ये ख्वाब नहीं बनाया कि मैं वहाँ जाऊँ और यूके में जैसे कि लोग ज़्यादातर यहाँ से बाहर जाते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ की जिंदगी को जो करीब से देखा था, तो उस वक्त देखिए कि हिजरत पर, या ये कह लीजिए कि जो पलायन हुआ था, उस कर्ब को अपने अफसानों में उन्होंने मौजू नहीं बनाया था। एकदम से ख्वाबरो उनके यहाँ आ गया। पहले तो मैं यही समझा कि ख्वाबरो जो है वो ठीक है, ये नींद में चलने वाले लोग बहुत से होते हैं कि ये एक नींद में चलने वाले कोई शख्स है, ये कह लीजिए, ये उसकी साइकोलॉजी को उन्होंने पॉल साहब ने शायद पेश किया है। लेकिन ख्वाबरो जब मैंने पढ़ा तो मुझे वो बड़े अजीब व गरीब नॉवेल, सबसे अलग थलग नॉवेल, ये कह लीजिए, जिस तरह से नादीद को मैंने ये कहा था कि ये बहुत ही मुख्तसर तरीन एक एपिक है। ये इस तरह से ख्वाबरों में हमारे अंदर का एपिक, हमारे अंदर का रज़्म पूरी तरह से बाहर आ गया है। और पॉल साहब का सारा दुख जो कि एक हिजरत का दुख है, वो दुख वो एक अजीब अंदाज से ख्वाबरों में आया है।
ख्वाबरो एक बहुत नाजुक टॉपिक है, एक बहुत नाजुक इशू, ये प्रॉब्लम है, उस पर लिखा हुआ नॉवेल है जिसको वो निभाना इतना आसान नहीं था। लेकिन वो जाहिर है कि 60-65 साल के बाद वो ख्वाबरो लिख रहे हैं, और जब वो लिख रहे हैं ख्वाबरो तो वो उनके जहन में ये है, वो पाकिस्तान भी गए थे, वो उन्होंने वहाँ की ज़िंदगी को और वहाँ के जो महाजिर हैं उन महाजरीन को बहुत करीब से भी देखा, उनसे बातचीत भी हुई, उन्होंने वहाँ के मसले भी देखे। उसके बाद फिर काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने ख्वाबरो लिखा। जब ख्वाबरो को मैंने पढ़ा तो खैर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मैं तो उसमें ख्वाबरों में खुद एक ख्वाब की शक्ल में से डूब गया था। और जब मुझे लखनऊ रेडियो स्टेशन ने मुझसे ये कहा कि इसको ड्रामेटाइज करना है, उसे पेश करना है, तो उन्होंने सिर्फ 5 या 6 दिन का वक्त दिया था, और मैं उस वक्त बाहर था। पाल साहब से मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने भी फिर इनकार कर दिया और उनको मना कर दिया। मुझे फिर एकदम से ख्याल गुजरा कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए। तो मैंने एक 15-20 मिनट के बाद फिर रिकंसीडर किया, और मैंने पाल साहब को फ़ोन किया कि मैं अभी उज्जैन में हूँ, मैं आकर आप ख्वाबरो मुझे भेज दीजिए, पता नहीं कहाँ रखी होगी, ढूंढना मुश्किल है, और मुझे 3-4 दिन में तैयार करके देना है, इसलिए आप मुझे ख्वाबरो को किसी के ज़रिए पहले से फला जगह भेज दीजिए। उन्होंने भेज दी, और आपको हैरत होगी कि मैंने उसे 3 या 4 दिन में उसको ड्रामेटाइज करके, कंपोज करा के, और फिर उसको भेज दिया। पॉल साहब की मिसेज कृष्णा पॉल जी ये कहती हैं कि अतीक साहब, मैंने तो ख्वाबरो को समझा ही नहीं था, लेकिन इस ड्रामे को देखने के बाद समझ में आया कि ख्वाबरो क्या है। अब मुझे ख्वाबरो पूरा समझ में आ गया, और मेरे पास वहाँ के प्रोड्यूसर का फोन आया कि बहुत अच्छा ड्रामेटाइज किया है, और ख्वाबरो जो है बहुत मुश्किल था, ये आप ही कर पाए, वरना किसी और के बस की बात नहीं थी। उसकी वजह ये है कि मैं पाल साहब के करीब रहा, पाल साहब की बातें सुनी, और पाल साहब ने जिस तरह से इसमें कैरेक्टराइजेशन, यानी बड़ा, अब मुझे हैरत होती है कि एक मुख्तसर सा नॉवेल जिसका कैनवस भी कोई बहुत बड़ा कैनवस नहीं है, उस कैनवस में छोटे किरदारों को किस तरह से बड़ा बनाया जा सकता है, और किस तरह से वो हमारी याददाश्तों में महफूज रह सकते हैं। अब जिस तरह से कि नादीर में बाबा के कैरेक्टर और सिर्फ पिल्ला का बल्कि कैरेक्टर, जो छोटी कुत्ता है, उसका किस तरह से कैरेक्टर वो भी दिमाग में जिंदा रहता है। भोला का कैरेक्टर वो भी दिमाग में बार बार आता है कि एक ऐसा कैरेक्टर भी था जो कि अंदर से, जो कि बाहर से अंधा है, लेकिन अंदर से वो सब कुछ देख लेता है और समझ लेता है, और बाबा को भी समझ लेता है वो। लेकिन यहाँ ख्वाबरो में जिस तरह से पेश किया है उन्होंने दीवाने मौलवी साहब को, ये एक अजूब गरीब कैरेक्टर है, और पहली बार ये देखने में आया, और शायद हिंदी में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो दीवाने मौलवी साहब जो कि इतने बरस गुजर जाने के बाद भी, अपने लखनऊ से आने के बाद भी, वो अपने दिमाग में लखनऊ को ऐसे बसाए हुए हैं जैसे कि वो अभी लखनऊ से बाहर निकले ही नहीं है, जबकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। इसाक मिर्जा है, वो बड़ा हो गया है, एक हकीम जलालुद्दीन साहब के यहाँ वो बैठते हैं और वहाँ भी बातें करते हैं,
वो लखनऊ की ही बातें करते हैं। उनकी बीवी अच्छी बेगम है जो कि सोचती है कि इनकी दीवानगी की हालत को तो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि इनकी शनाख्त जो है इसी दीवानगी के साथ कायम है। अगर इनको पता चल गया कि ये कराची में हैं तो उस दिन इनकी मौत वाक़ हो जाएगी। इसहाक मिर्जा जो उनका बेटा है वो भी यही चाहता है कि ये दीवानगी बरकरार रहे। बल्कि 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 मुझे याद आता है कि उन्होंने उसके बेटा तो ये कहता है कि जब बाप की ये हालत देखता है कि बाप अभी तक अपने दिमागों से अपने लखनऊ को छोड़ा नहीं उन्होंने, और ये इसहाक मिर्जा जैसे लोग नई जनरेशन है जो कराची में पैदा हुई है तो उसे तो कोई दुख नहीं है। तो वो ये कहता है कि ये जितने भी मुहाजिर हैं जो कि अभी तक भूले नहीं हैं अपने घरों को, अपने शहरों को, तो उनको तो पागलपन का इंजेक्शन लगा देना चाहिए ताकि वो पागल बने रहें और इसी तरह से पागलपन में ही अपना वक्त गुजर जाए और वो गुजर जाए। यानी ये एक बहुत बड़ा तंज है, बड़ी आयरनी है जो कि वहाँ ये नजर आती है कि मुहाजिर वहाँ अभी भी मुहाजिर ही है, जबकि हमारे यहाँ जो सिंधी आए वो अब सिंधी मुहाजिर नहीं कहलाते हैं, वो सब यहाँ घुल मिल कर गए हैं। वहाँ की कुछ सियासी पॉलिटिकल टेक्सचरिंग इस तरह से हुई है कि वहाँ पंजाबी जो सिंधियों का जो एक होल्ड जबरदस्त रहा है उसने इन लोगों को एक तरह से हाशिए पे रहने दिया है, और उन लोगों का ये कहना है कि हमारे राइट्स और हमारे हक इन लोगों ने छीने हैं, हमारी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा किया है, वरना ये जो कुछ भी यहाँ होता है वो हमें मिल सकता था। जाहिर है कि अगर हम भी यही सोचें कि वही सिंधी जो गली कूचों में मूंगफली और बिस्किट बेचते थे आज बड़े बड़े जनाब वो वजीर बने हुए हैं और बड़े बड़े महल सराय हैं, बड़े बड़े बिजनेस उनके हाथ में है, वो सारे बिजनेस हमारे यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ ये चीजें आज भी हैं। हालांकि देखिए कि ये एक एंटीथेसिस ये भी है कि जिस तरह से यहाँ भी शादियां जातों के दरमियान और दो अलग अलग मजहब के लोगों के दरमियान भी हो रही है और होती रही है, इसी तरह से वहाँ भी सिंधियों की शादी मुहाजिरों से, मुहाजिर लड़कियों की शादी सिंधियों से हो रही है। और ये खुद दीवान मौलवी साहब की बहू जो है सुरैया वो भी सिंधी है, और जो नवासी है वो शादी कर लेती है किसी सिंधी लड़के से। तो वहां भी ये सब चीज चल रही है, बावजूद इसके अमलगमेशन नहीं हुआ, वहां किसी तरह से वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि वो सब एक दूसरे में घुल मिल जाए। इसलिए खबरों में जिस तरह के दीवाने मौलवी साहब का कैरेक्टर है, वो दीवाने मौलवी साहब के कैरेक्टर के बाद जो नई जनरेशन आती है, वो नई जनरेशन को पुरानी जनरेशन के बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को जिस तरह से पेश किया गया है खबरों में, वो बहुत नाजुक तरीन बात थी। इसे पालसा भी निभा सके। फिर उसमें यही नहीं बल्कि जाहिर है कि वही मौलवी साहब को किसी ना किसी दिन तो वो होश में आना ही था। यही मौलवी साहब जो कि अभी लखनऊ दिमाग में बसा हुआ है और किसी तरह एक बम से उनकी महल सरा उड़ जाती है तो वो उन्हें होश आता है, पता चलता है कि वो लखनऊ में नहीं बल्कि कराची में है। और कराची में बम के धमाके से न सिर्फ ये कि उनका नवाब महल खत्म हो गया, बल्कि उनकी अच्छी बेगम चली गई, उनकी बहू सुरैया चली गई, उनका बेटा नवाब इसहाक चला गया, उनकी नवासी ही गुजर गई, और ये सब के सब जो है उनके सामने ये लाशें थी, ये पड़ी हुई थी। और वो एक तरह से एपिक का या बहुत बड़ी ट्रेजेडी का जैसे कोई हीरो होता है, और वो जिस तरह क्लाइमेक्स पर पहुँच कर
اور دھماکے کے ساتھ اس کے ساتھ جو واقعہ ہوتا ہے آخر میں، ویسا ہی یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ صورت، یعنی یہ عجیب و غریب صورت، اب آپ سوچئے کہ پار پرے جب لکھتے ہیں وہ، تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ پار پرے وہاں جا کر پال صاحب نے بہت قریب سے دیکھا کہ کہاں کہاں ہمارے یہاں کے جو آزادی کے دیوانے تھے، ان لوگوں کو جن قید خانوں میں رکھا گیا تھا، اور جس طرح سے جیسے افریقہ میں رکھا گیا تھا، اس طرح سے یہاں بھی قید خانوں میں جس طرح سے رکھا گیا تھا، اور کس طرح سے وہ لوگ یا جن لوگوں کو کالے پانی کی سزا دی گئی تھی، اور جو لوگ وہاں تھے، اور وہ ان کے وہ وہی بس گئے، وہی ان کی شادیاں ہو گئی، وہی ان کی اولادیں ہوئی، اور وہ کنبے بن گئے، اور وہ بالکل اس طرح سے جیسے ہندوستان سے اور دوسری مقامات پر ہندوستان میں یہ مزدور کے طور پر جب یو کے یا برطانیہ لے گیا تھا ہندوستانیوں کو، تو یہ وہاں جا کر بس گئے۔ وہ آج ان کے خاندان بڑے ہو گئے، اور ہندوستان ان کے لیے ماضی ہے، لیکن آج بھی اس ماضی کو وہ دہراتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی پاکستان میں بھی ہوا، یہی ماضی کو دہراتے ہوئے آج بھی نئی جنریشن کتابوں میں پڑھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جہاں ہمارے آبا و اجداد تھے ہم بھی وہ دیکھ کر آئے۔ اور جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر چونکہ یہاں غربت زیادہ ہے، اور مسلمانوں میں غربت بہت زیادہ ہے، بہت بیکورڈ دیش ہے، تو یہاں آ کر بہت مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں جا کر انہوں نے بہت ترقی کی ہے، بہت پیسہ کمایا ہے، لیکن یہاں ان کو صورتحال دیکھ کر وہ پھر یہاں رکتے نہیں ہیں، وہ جلد بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور اس طرح سے وہ تمام ان کے ناولس اور افسانے جو جوگیندر پال صاحب کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے، وہ پال صاحب نے اپنی لاابالی پن میں لکھے تھے۔ آپ اگر پال صاحب کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہو تو پال صاحب بہت لاابالی تھے، وہ بہت آسانی کے ساتھ بیوقوف بن جاتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ میں بیوقوف بن رہا ہوں، اور مجھے اس میں مزہ آیا کرتا تھا۔ اور خود گھر میں بھی میں نے دیکھا کہ رشتہ پال جب بھی کچھ کرتی ہیں تو وہ یس اور ہاں کرتے ہیں، اور بہت جلدی مان بھی لیتے ہیں، لیکن وہ اندر سے جانتے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے یہ سب چیزیں جو ہے زبردستی کرنا پڑ رہی ہیں، لیکن دوسرا اگر خوش ہوتا ہے تو وہ اس کی خوشی کے لیے ہر کوئی بات وہ سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ نئی جنریشن، یعنی ہم جیسے لوگ جو ان کے زمانے میں ہم جیسے لوگ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے، تو وہ بہت ہنس کر خوش ہو کر سنتے تھے اور جواب دیا کرتے تھے، اور پھر وہ یہ ایک کہتے تھے کہ تم جو کچھ بھی کہتے ہو وہ سب چیزیں بالکل صحیح ہیں، لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک فراسٹ کسی جو جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا کہ پرانی نسل اگر جتنا بھی چاہے کہ وہ نیا بدلنا چاہے تو نیا نہیں بن سکتی، جو ایک اس کی اپنی ایک ٹریڈیشن بن جاتی ہے، اور جو اس کی اپنی ایک انڈیویجولیٹی بن جاتی ہے وہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ لیکن پال صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ ہر کہانی کے ساتھ ایک نیا جنم لیا ہے، کیونکہ میں کہانی نہیں لکھتا بلکہ کہانی ہی مجھ سے لکھواتی ہے، کہانی لکھواتی ہے خود، میں کہانی نہیں لکھتا۔ اس لیے پال صاحب کا قدم، اسی لیے قلم کو میں سدا بہار قلم کہتا ہوں، اور وہ ہر دور کے فنکار ہیں، اور وہ اپنے دور میں وہ سب سے مختلف بھی تھے، مختلف کل بھی تھے، اور سب سے مختلف آج بھی ہیں۔ آپ سب کا دھنیہ واد، شکریہ کہ آپ نے یاد کیا،
اور بہت اچھا میرا وقت نکلا ان کی یاد کر کے، ان کی یادیں دہرا کر، ان کی باتیں دہرا کر مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ.